औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम नवी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है दुआ की फ़जीलत। दुआ इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, आसमान और ज़मीर का नूर है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मुझसे दुआ मांगो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। हदीस पाक में भी आता है कि अगर आपकी तकदीर को कोई चीज़ बदल सकती तो वो है दुआ। इस पे क्या खूब शायर ने क्या है कि दुआ तो दिल से मांगी जाती है ज़ुबान से नहीं, दुआ तो दिल से मांगी जाती है ज़ुबान से नहीं, कबूल तो उनकी भी होती है जिनकी ज़ुबान नहीं होती। आज हम बात करेंगे दुआ की फ़जीलत पर। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे आज के मेहमान हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, सोशल वर्कर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फराज अकबर शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और जो हमारी आज की मेहमान है, आप उनको काफ़ी दिनों से हमारे साथ 11 से 12 आज न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्रिकेट की ट्रांसमिशन कर रही थी हमारे साथ और काफ़ी काबिल स्पोर्ट्स ये वुमेन प्लेयर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमन अनवर, पाकिस्तान क्रिकेट वुमेंस टीम से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम सलाम। एमन, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ अपना अपना फील हो रहा है। हाँ, अपना अपना फील हो रहा है। और ये माशाल्लाह अभी ट्रांसमिशन भी कर रही थी। आज हमारा लास्ट डे था तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ आप सहरी ट्रांसमिशन को भी ज्वाइन करें। राज भाई, हैदराबाद से माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ है और समाजी कामों की अगर बात करें तो आप बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप हैदराबाद में किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। जी शहरी भाई, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एक सिंध के छोटे से शहर से है जिसका नाम मातली है। तो तकरीबन कोई 15-20 साल पहले हम हैदराबाद शिफ्ट हुए थे। तो मातली में मेरे वालिद अज़हर अली शाहीन, उनका एक शुरू से एक नाम था। वो मातली प्रेस क्लब के बानी भी थे और सिंधाबाद गर्व सेशन के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा एडवाइज़र रह चुके हैं गवर्नर साहब के। वो सोशल कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। जैसे मातली में नहर मंजूर करवा देना, बिजली मंजूर करवा देना, टेलीफोन मंजूर करवा देना, तो ये मेरे वालिद के काम थे। मैं उनके साथ उंगली पकड़ के, जैसे आपने अक्सर देखा होगा हसन मेरे साथ उंगली पकड़ के होता है अक्सर, मैं तो अपने वालिद के साथ इसी तरीके से घुमा करता था। तो उनसे देख के अंदर ही अंदर से एक जज्बा पैदा हुआ और दिल ने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें लोगों के साथ साथ अल्लाह भी जो है वो हमें राज़ी हो जाए, बख्श दे। तो मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन के इंतकाल को कोई 3 साल हो गए। आपने कभी देखा होगा कि कोई मजनू होता है, लैला का दीवाना होता है, तो मेरी लैला मेरे माँ बाप हैं। तो मैं अब्बू का इस तरीके से दीवाना था कि जब वो हमें छोड़ के गए तो कुछ दिनों तक तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जब कोई अपना प्यारा जाता है तो आपको उस तकलीफ़ का एहसास यकीनन होगा। तो फिर मैं वहाँ से उस डिप्रेशन से बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए ऐसा कौन सा काम किया जाए जो उन्हें इसाले सवाब मिलता रहे। तो नियत की अज़हर अली शाहीन मस्जिद की। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने मातली के अंदर अज़हर अली शाहीन मस्जिद तैयार की, मेन रोड के ऊपर। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो रही है, बच्चे मदरसा में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मदरसा है उसके अंदर। और शाहीन एक दाना प्रोग्राम के नाम से फ़ी सबीलिल्लाह लंगर हैदराबाद में चलता है वालिद के नाम से। तो ये सारी चीज़ें। ये पूरा साल चलता है या रमज़ान मुबारक? नहीं, पूरा साल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया। अल्लाह ने जितनी मेरी औकात और हैसियत दी, उस हैसियत के मुताबिक मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मस्जिद के बाहर बहुत सारे गदागर खड़े होते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, और नमाजी अंदर मस्जिद के अंदर जा रहे होते हैं। कोई लोग कुछ दे भी देते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं कि माफ़ करो। आप किससे मांग रहे हो? आप उससे मांग रहे हो जो कोई खुद भिखारी है, अल्लाह के पास जाके भीख मांग रहा है कि अल्लाह तू मुझे नवाज दे। बजाय बाहर खड़े होने के मस्जिद के अंदर जाके अल्लाह से मांगो, तो अल्लाह जो मुझे दे रहा है वो आपको भी देगा। तो अल्लाह पे इतना यकीन होना चाहिए। शरीफ भाई, मैंने ज़िंदगी में अपनी स्टार्ट जो है मैं बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एक टूटी हुई मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया और उसके भी पैसे मेरे पास नहीं थे जब मेरी पहली जॉब हुई। तो वो 20,000 रुपये भी मैंने अपने रिटायर्ड चचा से लेके उस काम को, उस नौकरी को ज्वाइन किया, बाइक ख़रीदी। आज अल्लाह का करम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था आज उस कंपनी का मैं ऑनर हूँ। शाहीन हेल्थ केयर मेरी एक छोटी सी कंपनी है।
और थोड़ी सी ज़मींदारी हैं जो वालिद साहब की विरसे में मिली हैं, और अल्लाह के नाम पे ये मेरा ईमान है। अच्छा, हमारे यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि ज़ाहिर है कोई भी बंदा सोशल वर्क कर रहा होता है, जी जी तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा, ज़ाहिर पास्ट में जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब थे, एक इंस्पिरेशन थे, जी जी और फिर अब आप अपने बेटे को लेके जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है इंशाल्लाह हम ये भी दुआ करेंगे कि आगे जाके वो भी इस काम को करे। अगर हम देखते हैं हैदराबाद के मसाइल के हवाले से, क्योंकि आप हैदराबाद मातली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो वहाँ के ऐसे क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए? शरीफ भाई, मैं 14 तारीख से मेरा एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और वैसे मैं प्रोग्राम भी करता हूँ एक निजी चैनल पे, शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अकबर शाह के साथ। तो 14 रमज़ान से मेरी रमज़ान नशियात स्टार्ट हो रही है एक निजी चैनल पे। तो मैंने वहाँ एक सेगमेंट छोटा सा रखा है, छोटी सी ख्वाहिश। अब छोटी सी ख्वाहिश क्या है कि जैसे हैदराबाद का एयरपोर्ट है, वो सालों से बंद है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हैदराबाद के लोगों को या इंटीरियर के लोगों को कराची आना पड़ता है फ़्लाइट लेने के लिए। तो हम ये चाहते हैं, हुकाम आला से ये जो है गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे एरिया का जो है एयरपोर्ट ऑन किया जाए, ताकि रनिंग कंडीशन में आए, लोगों को फ़ायदा हो और वहीं से फ़्लाइट लेके वो जहाँ भी कंट्री से बाहर जाना है वो जाए। ऐसी छोटी सी ख्वाहिश में रखा है। PS 63 जो हमारा एरिया है हैदराबाद लतीफ़ाबाद का, वो उसके रोड बहुत टूटे हुए हैं। कब्रिस्तान की हालत ऐसी है कि अगर बरसात हो जाती है तो पूरा पानी भर जाता है और कब्रों की बेहरमती हो रही होती है। तो मैंने कोशिश की कि उस कब्रिस्तान में खंबे लगवाऊं, लाइट ऑन करवाऊं। मेरे वालिद मोहतरम का मज़ार भी वहीं है। तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशों को जो है हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, और इसी में ज़िंदगी गुजर रही आप है। लोग जो हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, हुकाम बाला उसे पूरी करती है, नहीं करती है? शरीफ भाई, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश ही कामयाबी की कुंजी है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हमारे पास, अब मैं रमज़ान की नशियात है, इसमें सियासी गुफ्तगू तो नहीं करना चाहता, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं ना, ये फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, ये फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, फ़लाँ के अंडर में आता है, ये फ़लाँ के अंडर में आता है, लेकिन कोई ये करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सिर्फ मेरे अंडर में आता है, और नहीं भी आता तो मैं कोशिश करके एक काम करवा के दूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जी फलाई काम वही कर सकता है कि जिसके पास बड़ा पैसा हो, जबकि ये गलत है। जी हाँ, फलाई बिल्कुल काम गलत है, करने के लिए तो बिल्कुल। आप एक अगर रोड से पत्थर भी हटा रहे हैं, फलाई काम है। नौजवानों में कितना आप देख रहे हैं जज्बा है फलाई काम करने का? अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, जो आपके साथ ज़ाहिर वॉलंटियर भी होते होंगे, जज्बा क्या देख रहे हैं हमारे नौजवानों में? शरीफ भाई देखें, मैंने इस जो शाहीन एक दाना प्रोग्राम में मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने ही लोगों को उसमें इन करूं। मेरे छोटे भाई हैं फ़ारूक अज़हर अली शाहीन, वो इसको लेके चलते हैं। उनके कुछ चंद दोस्त हैं जो हम फ़ी सबिल्लाह लंगर करते हैं वहीं 12 रबीउल अव्वल चौक पे। तो उसमें ख़ुद ब खुद लोग जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन बग़ैर पैसे के। वही मैं कह रहा हूँ, जी, जज्बा है। हेल्प के लिए आके खड़े हो जाएं, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें 1 रुपया भी जो वो मेरी जेब से जाए। और आप नियत करते हैं ना शहरी भाई, तो अल्लाह ताला ऐसी गैब से मदद करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। बेशक बेशक, और बड़ी खुशी होती है हमें ये चीज़ें देख के कि जो भी हमारे यहाँ लोग फलाही काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी सतह पे कर रहे हों, कुछ बड़ी सतह पे करते हैं, कुछ छोटी सतह पे करते हैं, लेकिन मेरे रब की ज़ात है कि वो किसका कबूल करे। लाजमी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो कबूल हो रहा है, और लाजमी नहीं है कि आप छोटा काम कर रहे हैं वो कबूल नहीं हो रहा। मेरे रब को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी नीयत देखता है। फराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पे आए, आपने कीमती टाइम निकाला, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ इस नशिस्त से जाएंगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पका रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त मसाला। अरे वाह, जी। अचार गोश्त और फिर जी, मसाला, अचार गोश्त मसाला, यस। तीनों अलग अलग नहीं चीज़ें? नहीं, एक ही चीज़ है। अचार गोश्त मसाला, अचार गोश्त मसाला। ठीक है। कैसे तैयार होगा ये? ये मैंने मिर्चें यहाँ पे फिल करके रखी हैं अचार मसाले से, वो भी घर का बना हुआ है, होममेड है। और यहाँ पे कुटी मिर्चें हैं, अचार गोश्त मसाला है, गरम मसाला पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है। सबको पहले मैंने चिकन सौते की, अदरक लहसुन के साथ सारे मसाले डाले। अब ये भुन रहा है, जब ये रेडी हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये भरी हुई ग्रीन चिलीज़ जिसको हमने अचार मसाले से फिल करके रखा है। ठीक है। और जी बना रहे हैं हम ये डालडा कुकिंग ऑयल में। इस माह रमज़ान सेहत बचत 7 डालडा पर 250 रुपये तक की बचत, सेहत भरे पकवान है। ये डालडा का रमज़ान है, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। अरे वाह, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और कितनी देर में तैयार हो जाता है बस ये अभी थोड़ी सी देर में 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा। और ये डालडा कुकिंग ऑयल में इसमें पोर कर रही हूँ, और इससे इसका जायका टेस्ट और ज़्यादा जो है इन्हेंस हो जाता है। और आप देखें कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी अचार गोश्त की खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है। ईमन भी हमारे साथ मौजूद है। ईमन, आप खाना बना लेती हैं?
नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं बनाती, लेकिन अगर मजबूरी हो तो बना सकती हूँ। नहीं मजबूरी क्या, आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलती हैं तो कभी खाना बनाने का नहीं कहा अम्मी ने कि भाई एमन खाना भी बनाना सीखो या क्रिकेट ही खेलती रहोगी? नहीं, इस तरह से तो नहीं कहती। एक्चुअली मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन अगर मुझे बनाना पड़े लाइक इंग्लिश चीज़ें फिर भी बना देती हूँ, जैसे पास्ता हो गया, स्टेक हो गया। लेकिन इस तरह से अचार गोश्त वगैरह ये मैं अच्छा बना नहीं सकती, और मैंने अगर बना लिया तो मेरी अम्मी को मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं होगा कि मैंने अच्छा बनाया है। नहीं तो हम अंडर आपको- कुक लगेगा आप उनको। खिला भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं हम आपको आपको अगर कुकिंग क्लासेस दिलवाएं, क्या ख्याल है आपका? कुकिंग क्लासेस दिलाते हैं हम आपको? वो ज़बरदस्त हो जाएंगी। मैंने फिर तो मैं सीख ज़रूर लिया लेके- इतने दिनों में, सारे खाने में बना लेता हूँ। अच्छा कभी टूर वूर पे जैसे जाना होता है और पैसे बचाने हो, पीसीबी कम पैसे दे तो आपको फिर सारी बातें पता हाँ, हैं, ऐसा हुआ है। हाँ पीसीबी कम पैसे दे, भाई पीसीबी क्या है, कम पैसे दे दो तो फिर कौन बनाएगा खाना? नहीं, ऐसा वाकई में हुआ था जब हम श्रीलंका गए थे, तो उस वक्त हमारी डेली थी ओनली $25। तो बाहर के हिसाब से $25 तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास अपार्टमेंट होते थे जहाँ पे किचन और फुल फर्निश्ड होते थे, तो वहाँ पे फिर हम खुद कुकिंग करते थे। तो जब पास्ता वगैरह बनाना होता था वो मैं बना लेती थी, बाकी पुलाव वगैरह ये सब नहीं आता था, लेकिन ये दूसरी लड़कियाँ बना लेती थी। तो मिल बांट के काम हो मिल जाता बांट के, मैं बाद में बर्तन धो लेती थी। बाद में बर्तन धो लेती थी। मेहनती बच्ची है तो उन्होंने कहा बाद में बर्तन धो लेंगे। रोटी वोटी डालना नहीं आती? नहीं, रोटी बिल्कुल नहीं आती बनानी। रोटी बड़ा मुश्किल होता है। रोटी मुश्किल होती है बनाना? आ जाती है, जो चीज़ वो आसान हो जाती है। बस गोल रोटी गोल रोटी। इनसे राब्ते में रहिएगा आप। ये शॉर्ट कोर्सेज कराती बोल है के 1 की महीने का। टेंशन डाल दी। शॉर्ट कोर्सेज कराती हैं 1 महीने के, ज़ैनब कुकिंग क्लासेस के नाम से शॉर्ट कोर्सेज होते हैं इनके। पाकिस्तान के बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आज न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पे आप काफ़ी सालों से अभी इनको देख रहे हैं। काफ़ी हमने अभी प्रोग्राम साथ किए हैं। आज को के हमारी ट्रांसमिशन का आखिरी दिन था। इंडिया ने मैच जो है चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली है, तो फिर हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें ज्वाइन करें। हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे भाई नसीम राजपूत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेरी भाई, ऑलवेज़ अ ऑनर आपके साथ बैठना और आपका जो वर्सटाइल अंदाज़ है। आज आपने जिस तरीके से जेशा साहब के बारे में बात की और जिस जगह आपको बिठाएं, माशाल्लाह नहीं आपकी नसीम भाई, आपकी काबिलियत मोहब्बत नज़र है आती है और शेरी भाई। माशाल्लाह जिस तरह आपका एक तजुर्बा है, एक तज़किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये अल्लाह ताला ने ये उनको मुकाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम भाई, ज़ाहिर है आपके साथ हमारी क्रिकेट के ऊपर तो बहुत बात हुई, लेकिन थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने का मतलब शुरू से शौक़ था या एक्सीडेंटली आ गया? अच्छा, इसका तो जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा काम आपने ये किया कि ऐमन को वापस यहाँ ले आए किचन से। हाँ, क्योंकि जो चिकन अचारी गोश्त बन रहा है, अगर ऐमन ने यॉर्कर करनी थी तो उसका कचूबर निकल जाता। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमने सैरी करनी है। अच्छा शरीफ भाई, शुरू से स्पोर्ट्स का शौक़ था और मेरी फैमिली ने मुझे ना बहुत सपोर्ट किया। आपको पता है कि शुरू के अंदर जिस वक्त मैं मास कम्युनिकेशन से ही मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने अखबार ज्वाइन कर लिया था। फिर अखबार से बढ़ते फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब आ गए। आप सफ़र चलता चला गया। इसमें मैं अपने माँ बाप की दुआओं का, उनकी करम नवाजी का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला, मेरी वालदा की तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है तो बड़ी एक दुआ ज़रूर फरमाइएगा उनके सेहत लिए। कामला अता अल्लाह ताला फरमाए, मेरी आमीन। वालदा को सेहत अता फरमाए। मेरी फैमिली पूरी जिस तरीके से सपोर्ट करती रही, क्योंकि आपको पता है कि शुरू के अंदर जब हम अखबार में काम करते थे कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाहें तो हुआ नहीं करती थी, तो उस वक्त हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मेरे अल्लाह ताला मेरे वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। वो मेरे भाई सब उस ज़माने के अंदर मुझे सपोर्ट किया करते थे कि आपने काम करते रहना है, हम पीछे खड़े हुए। तो बस अल्लाह ताला वो सफ़र चलाते चले गए। फिर मेरी बेगम, बच्चे, उनकी अपनी दुआएं होती हैं, उनका अपना एक नसीब होता है। तो बहुत ही सपोर्ट किया मेरी अहलिया ने, मेरी फैमिली ने, और आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ शेरी भाई। तो इन तमाम अल्लाह के करम के बाद इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा नसीम भाई, हमने ये भी देखा भी है कि आपने बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो कौन कौन से ममालिक में जाके आपने कवरेज की है? तकरीबन मुझे अल्लाह ताला ने 21 ममालिक में कवरेज करने का मौका फ़राहम किया। मैं यूरोप में काफ़ी सारे इवेंट्स कवर किए, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप मैंने जर्मनी में जाके भी कवर किया। इसके अलावा IPL पहला मैंने कवर किया था इंडिया में जाके, जहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स गए थे। सानिया शुएब की शादी का बड़ा चर्चा था, वो मैंने कवर किया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया तारीख़ का सबसे बड़ा था, तो सारी जगह जाके अल्लाह ने मुझे मौका दिया। दुबई, दोहा, जहाँ जहाँ भी हियरिंग हुई वो मैंने कवर किया। एशियन गेम्स मैंने कवर किया, पहला वर्ल्ड T20 मैंने कवर किया। ऐसी बहुत सारी अल्लाह ताला ने मौके फराहम किए। ज़ाहिर है अल्लाह आपके इतना आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, तो ज़ाहिर है आपने काफ़ी इवेंट्स भी कवर किए। शाहरुख खान का भी इंटरव्यू दिया था आपने,
वो थोड़ा सा हमें बताएं कि वो इंटरव्यू हुआ कैसे था, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो इंटरव्यू देते नहीं है ऐसे शाहरुख खान साहब, तो फिर आपने उनका इंटरव्यू कैसे ले लिया था? देखिए, मैंने शाहरुख खान से एक चीज़ सीखी, इंसान कैसा होता है। आप वो बिला वजह शाहरुख खान नहीं है। इंसानियत किस महराज पे मैंने देखी शाहरुख खान की, आप सोच नहीं सकते हैं। वो पहला वर्ल्ड T20 का फाइनल था जोहान्सबर्ग में, पाकिस्तान मैच हार गया, वो मिसबाह उल हक ने शॉट खेला था, मैच भी उन्होंने ही बनाया था, वहाँ तक लेके गए थे, पाकिस्तान मैच लूज़ कर गया। अब ज़ाहिर है आपको पता है इंडिया से मैच फाइनल हार गया। आज शायद इंडिया जीता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसकी शायद इतनी तकलीफ़ नहीं थी, खुशी हुई कि भाई ठीक है इंडिया जीत के गया, पाकिस्तान से एशिया में ही टाइटल रहा, लेकिन वो तो पाकिस्तान हारा था। तो मुँह उतरे हुए थे हमारे भी, हम ग्राउंड में खड़े हुए, शुएब मलिक कैप्टन थे, शुएब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो उस वक्त मैं जिस चैनल में काम करता था उनके पास राइट्स मौजूद थे, तो एक हमारे पास ग्रिप थी, तो ग्राउंड में मैं भी खड़ा था। तो उस वक्त इंडियन टीम जीती थी, वो ग्राउंड का चक्कर लगा रही थी। शाहरुख खान वो ओम शांति ओम फिल्म में बॉडी शॉडी भी उन्होंने आपकी तरह बनाई हुई थी उस वक्त। अगर मेरी तरह तो ना बोले, मजाक उड़ाएंगे लोग। अच्छा, तो वो जब आ रहे थे ऐसे राउंड करते हुए आ रहे थे, तो उनके बेटे आर्यान साथ में थे। उस वक्त आर्यान खासे छोटे थे, तो आर्यान की तस्वीरें बना रहे थे वो, और तस्वीरें बनाते बनाते वो ऐसे राउंड करते हुए, तो मुझसे खासे दूर थे। तो भाई कब ट्राई करने में क्या जाती है इतना बड़े। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम जब वहाँ थे, अपने घर पे ही थे जहाँ ठहरे हुए थे, तो मेरे पास फ़ोन आया। पहले शाहिद खान अफरीदी बिल्कुल भाइयों की तरह बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे मेरे कैरियर में, और वो वाकई दिलेर, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे उन्होंने शेर वाला स्टेटमेंट आज दिया, ऐसे कम ही होते हैं। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि नसीम भाई सुना है कि SR शाहरुख खान आए हुए हैं होटल में, इसी में ठहरे हुए हैं। मैंने कहा बस ठीक है, फ़ाइनल से पहले हम पहुँच रहे हैं। सुबह फ़ोन आया, वो सुबह ही पहुँचे थे। फिर विक्रांत गुप्ता अच्छे दोस्त थे मेरे, उनका भी फ़ोन आया कि नसीम भाई ऐसे ऐसे जो है वो आए हुए। तो हम पहुँचे भाई वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई 60-70 चैनल था इंडिया का। तो अब वो मैं देख, पहले तो एक करिश्मा शाहरुख खान का, वो एक लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, भाई हैं कैसे, दिखने में कैसे। अच्छा, मैं यही देखने में लगा, तो इतने में इंडियन चैनल आगे चले गए सारे, और मैं बिल्कुल भी अपना माइक भी नहीं पहुँचा सका। मैंने कहा कि, तो मुझे विक्रांत ने कहा मैं आपको क्लिप दे दूंगा ये वो। मैंने कहा नहीं, अब मैं खुद भी अगर बात करता, हमारे चैनल का माइक होता तो डिफरेंट था। खैर निकल गए वहाँ से, वो आ गए ग्राउंड के अंदर। जो किंग्स लॉन्च था वहाँ बैठ के उन्होंने जो है वो मैच देखा। मैच देखने के बाद क्योंकि इंडिया जीत गया था, तो वो टीम के साथ साथ अंदर आ गए। वो अपने बेटे की तस्वीर बना रहे थे। देखिए, अगर मैं शाहरुख खान को उस वक्त आवाज़ दे के बुलाता, वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन वो अपने बेटे को भेजते थे टीम के साथ, और फिर वो कैमरा उन्होंने आ गया तो लेट के भी बैठ के भी वो जुगनी गाने पे वो डांस भी करते हुए जा रहे। जब वो घूम के आए तो खासे दूर थे मुझसे, तो मैंने उनको कहा कि शाहरुख भैया, तो उन्होंने कौन सा मुझे पहचानना था शाहरुख भैया। तो मैंने कहा कि फिर वो गुजरते हुए जा रहे थे वहाँ से, मैंने कहा शाहरुख भैया, मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो उन्होंने नहीं सुनी। तो मैंने कहा कि शाहरुख भैया, पाकिस्तान ये मैच हार गया है, आधे कौम ने खाना नहीं खाया है, कुछ बात कर लें हमसे ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रिस्पांस आया उनका ना, तो मुझे भी हुआ कि सहाफ़ियों को पता है आपको खबर की तलाश में रहते, ओके देखो यार मैं तस्वीर बना रहा हूँ ना, ये जो उनका अंदाज़ है वो। तो फिर वो बिल्कुल गुजरते हुए जा रहे थे। आप यकीन करें, मैंने उनको कहा, मैंने कहा शाहरुख भैया आप इतना बड़ा नाम है, अगर थोड़ी सी मुझसे बात कर लेंगे तो ज़रा हमारा भी नाम हो जाएगा। मेरा उन्हें सिर्फ इतना कहना था, जो कैमरा ऐसे नीचे किया, अपने बेटे कहाँ गए आर्यान उन्हें नहीं पता। वो आके मेरे सामने ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए, ऐसे हाथ बांध के कि मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मैं कौन। इस वक्त तो उनको अपने बच्चे की तस्वीरें ये दोबारा बनाने का मौका तो नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, जो उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं देखा, और आके मेरे सामने खड़े होकर ऐसे हाथ बांध के कहने जी पूछे। मैं सवाल भूल गया एक लम्हे के लिए, मैं आपको सच्चाई से बताऊं, मैंने पहला सवाल यही किया, मैंने कहा कि शाहरुख भैया कुछ पाकिस्तानी के लिए, आप पाकिस्तान तो नहीं है, आमिर खान वगैरह तो पाकिस्तान आए, तो आप, तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा दिल करता है लेकिन अब तक मौका नहीं लगा मुझे जाने का, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने कहा इतना बड़ा आपका फ़ैन क्लब है पाकिस्तान में, पाकिस्तान मैच भी हार गया, तो आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक चीज़ थी, मैं बिल्कुल यहाँ सहरी की हर बात में वो एक बात कहते थे
अल्लाह ताला की वजह से, ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ज़बरदस्त। की वजह से। और देखिए, उससे हटके उन्होंने कोई बात नहीं की। यही वो होता है गो के प्रोफेशन किसी का कुछ भी है, लेकिन ज़ाहिर है हम जब शुरू में बात कहते हैं कि अल्लाह ताला से कौन सा बंदा अल्लाह के कितने नज़दीक है, इस बात का फ़ैसला हम नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला नवाजता उन्हीं लोगों को जो डाउन टू अर्थ होते हैं। और बड़ी बात होती है कि एक मुकाम पे पहुँच के अगर आप डाउन टू अर्थ रहें तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला का एक ख़ास करम होता है। एमन हमारे साथ मौजूद है। एमन, क्रिकेट पे तो बहुत बात ये हुई है। अच्छी बात है, अमन यहीं पर ही मौजूद है, आप खाना बनाएं। हाँ, एमन ये बताएं आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ज़ाहिर लड़कियों को स्पोर्ट्स में आना और फिर इस तरह आगे जाना, तो फिर शुरुआत आपकी कैसे हुई? शरीफ भाई, मुझे खेलने का शौक़ हमेशा से ही था, मैं स्पोर्टी थी बहुत ज़्यादा। Okay. मुझे याद है कि जब 1999 का वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त मैं 8 साल की थी, लेकिन मैं इतनी पैशनेट थी कि मैं बस जान-माज़ पे बैठी हुई दुआ मांग रही थी कि पाकिस्तान किसी तरह अपना पहला मैच जीत जाए। वेस्ट इंडीज़ से उस वक्त मैच था, तो मतलब उस वक्त से ही दिल में ये था कि भाई पाकिस्तान टीम है, क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं भी खेलूँगी। लेकिन मैं जब कॉलेज में गई तो वहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि वुमेन क्रिकेट टीम के ट्रायल हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी मामा को कॉल की कि इस तरह से नेशनल स्टेडियम में ट्रायल हो रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चली जाऊँ। तो फिर वहाँ से मेरी कॉलेज से एक लड़की जा रही थी नेशनल स्टेडियम, तो मैं आज भी उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे लेके गई, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने ओन पे ट्रैवल करना भी नहीं आता था। तो मैं उसके साथ गई, फिर मैंने ट्रायल्स दिए, तो फिर फर्स्ट टाइम मेरा टीम में इंडक्शन हुआ। उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। जो फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था उसका जो फाइनल था, उसमें मैंने 18 बॉल्स पे 32 रन किए थे। दो कि मेरी टीम हारी थी, लेकिन मुझे वुमेन ऑफ द मैच मिला था। तो मेरा आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था। फिर एक और टूर्नामेंट हुआ था इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर, उसमें जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें मुझे कैप्टन बना दिया था, तो वो भी मेरी टीम जीत गई। स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई, जीत रहे थे तो घर वालों को भी अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप खेलो, अपना शौक़ पूरा करो। तो इस तरह जब मैं चैम्पियनशिप खेलने गई कराची की तरफ से, तो वहाँ पे जो सेमीफाइनल मैच था उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। मैंने 49 नॉट आउट रन किए थे और 3 आउट किए थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉल आई थी कि आप अपना पासपोर्ट भेज दें। इट वाज़ टू अर्ली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। तो जब मैं पासपोर्ट बनाने गई तो उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि आप ट्विन हैं, तो जब तक आपकी ट्विन सिस्टर नहीं आएंगी तब तक आपका नहीं बनेगा। फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया, वो कोचिंग में थी, फिर वो आई, खैर बना। तो जब मैंने बोर्ड में भेजा तो उन्होंने कहा कि अब देर हो चुकी है, हमने लड़कियां रख ली हैं। फिर 3-4 साल ऐसे ही गुजर गए क्योंकि कराची की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाती थी। फिर 2015 में मुझे एक डिपार्टमेंट ने ले लिया, तो वहाँ पे जब मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी तो 50 रन कर दिए। तो फर्स्ट टाइम उस तरह मैं कैंप में आई थी। अच्छा, तो जैसे जब ये हुआ, आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था उस वक्त और फिर आपका उस वक्त नहीं आप जा पाई, तो वो मोमेंट कैसा था? बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि क्यों पासपोर्ट क्यों नहीं बना हुआ? और फिर आप माशाल्लाह, आपकी एक बहन आप ही की हम शक्ल हैं, तो वो भी फिर लेट ही पहुंची होंगी आराम से। नहीं, वो पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त पीसीबी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे खुद नहीं समझ आई क्योंकि वो एक जस्ट कंडीशनिंग कैंप था, उस वक्त टीम बाहर भी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी मेरा नाम निकाल दिया। तो बस मैं यही ब्लेम दूंगी, शायद मैं कराची की थी इसलिए। एंड फिर हमारे पास यही ब्लेम होता है। अच्छा, ज़ाहिर है वुमेंस क्रिकेट टीम में बहुत सारी अच्छी प्लेयर्स, आपकी जो सीनियर्स हैं उनमें से कोई ऐसी हैं जिन्हें आप अपना आइडियल मानती हैं? बिल्कुल, मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो उस वक्त से ही जो मेरी रोल मॉडल थी वो सना मीर थी। तो मैंने जब डिपार्टमेंट में खेला था तो उसके बाद उनका डिपार्टमेंट था ज़रूरी तरक्याती बैंक। तो जब मैंने अपने डिपार्टमेंट से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला लिया था। फिर काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। दो वो ऑफ स्पिनर थी लेकिन बहुत गाइड करती थी। वो उस वक्त पाकिस्तान टीम की कैप्टन भी थी। वो होता है ना कि जैसे हम सरफराज अहमद को कहते हैं कि उन्होंने अपने बाद प्लेयर्स को ग्रूम किया है, तो सना मीर में वो क्वालिटी थी। वो अपने साथ प्लेयर्स को लेके चलती थी एंड द वे वो डील करती थी ग्राउंड के अंदर, कभी डांटती नहीं थी, हमेशा बाहर आके बात करती थी, समझाती थी चीज़ों को। तो बड़ी इंस्पिरेशन रही है वो मेरे लिए भी, मुझे उम्मीद है कि सब लड़कियों के लिए भी। बिल्कुल जी, सना मीर आपके लिए ज़ाहिर है अगर आज कोई बैठ के तारीफ़ कर रहा है तो डेफिनेटली आपको बगैर किसी लालच के वो भी, तो ये एक आपकी बड़ी अचीवमेंट है। और हर इंसान को जिसके पास अल्लाह ताला ने इस वक्त एक पावर दी हुई है, उसको चाहिए कि अपने जूनियर्स या अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा रवैया रखे, ताकि कभी आपके बारे में जिक्र आए तो अच्छे अल्फाजों में आए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अचार गोश्त तैयार हो चुका है और बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू उसमें से आ रही है। और तेल के डब्बे बचा के रखिएगा, लग चुका है एक दफ़ा मेरे कपड़ों पे। खाना बनाते हुए ज़िद्दी दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। बिल्कुल जी, इसी चक्कर में जो है हम पास खड़े हो जाते हैं क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना, अदरवाइज तो फिर कपड़ों पे अगर एक स्टेन आ जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। ड्रिंक किस चीज़ से बनाई है आपने? मैंने ड्रिंक बनाई है जेली विद साबूदाना और ये मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी हो गई है मिल्क के साथ। जेली विद साबूदाना, तो ये बनती कैसे वैसे? ये मैंने साबूदाना पहले बॉईल किया है, इसको पहले सोक किया है, जेली बना के जेली डाली है, मिल्क ऐड किया है बस। इससे क्योंकि साबूदाना से प्यास भी कम लगती है, बहुत रिफ्रेशिंग सा रहता है, सारा दिन तस्कीन आपको रहती है। मतलब वो जो एक होती है ना प्यास लग रही है, उससे आप थोड़े से जैसे कहते हैं ना
सुकून में रहते हैं। ठीक है डॉक्टर ज़ैनब, ठीक है, बिल्कुल जी, सारी वो बातें बता रही हैं जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ये करें तो ये होता है, लेकिन जो अच्छे शेफ़ होते हैं वो उनको ये तमाम चीज़ें जो है वो पता होती हैं। आज बात हो रही है दुआ की फ़जीलत के हवाले से। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, दुआ की फ़जीलत की अगर बात करें तो कुरान पाक में क्या चीज़ आई है दुआ की फ़जीलत के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात हैं, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन। कुरान में कई मकामात पर दुआ का ज़िक्र है, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊँगा, और तुम्हारी दुआ को कबूल करते हुए जो तुमने मांगा वो तुम्हें अता कर दूँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदा मुझे इज़ा दानी, जब वो मुझसे दुआ करता है और मुझसे मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। अब दुआ है क्या? इब्ने माजा की हदीस जो आपने शुरू में भी बयान भी फरमाई, वो इब्ने माजा की हदीस क्या है? वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकदीर जो अल्लाह ने लिख दी है वो तकदीर मिट नहीं सकती, सिवाय इस चीज़ के कि अगर कोई मोमिन मुसलमान दुआ करता है तो दुआ तुम्हारी तकदीर को बदल देती है। क्योंकि ये सवाल हमने बिल्कुल कल भी किया था कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमारी तकदीर तो लिखी जा चुकी है। तो अब मालूम ये चला कि एक इंसान जो शकी था, यानी कि नाजुबिल्लाह वो गुनाहों की वजह से वो या ख़ताओं की वजह से वो जहन्नुम में जा रहा था, लेकिन अगर दुआ कर दी जाए तो अल्लाह ताला से नेकोकार बना के जन्नती बना देता है। तो एक बात फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, यानी अगर एक इंसान सही सलामत है, अच्छे कपड़े ही पहना सब कुछ, लेकिन अगर उसका दिमाग जहनी तवाज़ुन ठीक ना हो तो हम क्या कहते हैं? उसे दीवाना या पागल कहते हैं। तो मालूम ये चला कि हर इंसान की सबसे मरकज़ी शय है वो दिमाग है, मग़ज़ है। तो इसी तरह फरमाया हुज़ूर ने कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी कि पूरे आप जितनी भी इबादत करते हैं अल्लाह ताला को सबसे अच्छी शय जो पसंद है ना कि बंदा मुझसे मांगे, बंदा मुझसे मांगे। जब हम जी हम जब 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब कहते हैं कि हम तेरे ही बंदे हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो अल्लाह को इतना पसंद आता है कि बंदा मुझसे मांगे। और फिर याद रखिएगा, अल्लाह ताला उन बंदों को, जब बंदा रब से मांगता है, अल्लाह ने फरमाया नाहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों सोचते हो? खुदा की कसम, जो रब के दर पे आ जाए तो उसे दर दर जाना नहीं पड़ता। बेशक। आप अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता, और सिर्फ कबूल ही नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह बढ़कर अता फरमाता। अच्छा मोहसिन भाई, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। क्या कुछ औक़ात ऐसे होते हैं, कोई टाइमिंग ऐसी होती है जिनमें दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा होते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल शरीफ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, सबसे पहले हम रमज़ान में हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा सहरी के वक्त उठता है तो अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है और कहती है कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं अता करूँ। तो एक तो सहरी का वक्त, दूसरा हुज़ूर फरमाते हैं जब अफ्तार करने बैठो, अफ्तार के औक़ात में जब तुम अफ्तार शुरू होने लगे, और यानी औक़ात अफ्तार शुरू, तो तुम दुआ करो, अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तीसरी बात, जब जुम्मतुल मुबारक का दिन आए, जुम्मतुल मुबारक के दिन में एक लम्हा ऐसा होता है कि जब मुसलमान मोमिन दुआ करता है अल्लाह दुआ रद्द नहीं फरमाता। इसी तरीके से कुछ अशख़ास भी हैं कि अगर वो दुआ कर दें तो रद्द नहीं फरमाता। पहला है बाप, अगर दुआ कर दे। इसी तरह मुसाफिर आपके लिए दुआ कर दे। इसी तरह कोई अल्लाह का बंदा जिसकी आप मदद कर दें वो दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी दुआएं भी। और बीमारों की भी कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आपने याद है, हदीस में है कि जब तुम बीमारों के पास जाओ तो तुम उनके लिए दुआ मत करो बल्कि उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। मोहसिन भाई, एक कन्फ्यूजन जो एक आम आदमी के जहन में आती है कि एक आदमी है वो गुनाह करता है, ज़ाहिर है जो भी गुनाह मैं करता हूँ वो मुझे उसका बखूबी पता है। मैं ठीक है दुनिया के सामने कुछ भी बिहेव कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर एक है हर इंसान, सबको अपने अपने गुनाहों का पता होता है। जब आप अल्लाह ताला के सामने बैठते हैं मांगने तो एक बड़ी शर्मिंदगी सी होती है कि यार अब अल्लाह मियाँ को तो पता है हम क्या करते हैं, अब हम बैठे अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें जब आपको एक ये हो रहा हो कि यार कि मैं मांग तो रहा हूँ लेकिन अब अल्लाह मियाँ को तो पता है कि मैंने क्या पीछे कारनामे किए हैं। अच्छा, ये बात थोड़ा समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, अगर किसी के पास जो बहुत आपका अच्छा दोस्त हो, आप पहली बार मांगने जाएं वो आपको दे देगा।
दूसरी बार मांगने जाए शायद फिर भी अता कर देगा, लेकिन आप तीसरी चौथी बार जाएंगे तो फिर उस वो खिंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना, बार बार तो नहीं मांग सकता। और फिर अगर उसे पता लग जाए कि यार ये मुझसे मांग के जाता है, मैं दे भी देता हूँ, फिर जाके ये चीज़ों में मुलव्वस भी जाता है। लेकिन याद रखिएगा, रब जो है ना, एक माँ के पास जब बंदा भले ख़ताएँ करके एक आंसू बहाता है तो वो कहता है ये तो मेरा बच्चा है तो आ जा, वो माँ उसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। वो रब जो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, बंदे क्या है उसे मालूम होते हैं। अल्लाहु ला युनसुरु अला सुवरिकुम ला युनजुरु अला अजसामिकुम वलाकिन युनजुरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह दिल तो देख रहा है ना, तो तुम्हारे जिस्म नहीं देख रहा। अल्लाह जानता है ये सब कुछ करके आया है, लेकिन उसे ये मालूम है कि आएगा तो मेरे पास ही, और कोई दर बचा ही नहीं, क्योंकि रब का ही तो दर है, वही तो दर है जहाँ से बंदा मांगे तो मिल जाता है। एक बात करता हूँ अगर आपकी बात हो, इंडिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो जिगर जिसे कहते हैं ना, जिगर का ऑपरेशन करते थे, जिगर को तब्दील करते थे, और उस दौर में जिगर को तब्दील करना बड़ा मुश्किल था। मैंने ये हिकायत पढ़ी तो उसमें ये लिखा था कि वो नेपाल से उन्हें इंडिया जाना था, लेकिन जिस फ्लाइट में वो चढ़े तो उसने क्या किया, जिस शहर में उतारना था वहाँ नहीं उतारा। अब जब नहीं उतारा तो दूसरे शहर में पहुँचे और एक अवार्ड लेना था, तो उन्होंने फिर किसी गाड़ी वाले से तय किया कि ठीक है, वहाँ जब वहाँ गाड़ी वाले के साथ तय किया, फिर गाड़ी के साथ चले, आगे बारिश होनी शुरू हो गई। फिर एक जगह आकर गाड़ी रुक गई जहाँ पर थोड़ा सा जंगल था और एक लालटेन जल रही थी, एक कुटिया थी। तो उन्होंने कहा चलो यार भूख लग रही, प्यास लग रही है, इनसे कुछ पानी मांग लो। तो वो दरवाजे पे जैसे ये खातून निकली बड़ी उम्र की, उन्होंने कहा अम्मा जी कुछ पीने को है। उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया तो देखा एक बच्चा बिस्तर में लेटा हुआ है और तबीयत बड़ी नासाज है। तो उन्होंने कहा अम्मा इसे क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा है, इसका जिगर ख़राब हो गया है और मुझे फ़लाँ डॉक्टर ने कहा कि एक ही डॉक्टर है वो जिगर तब्दील करता है और वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आप उस तक पहुँच नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ होता नहीं, नेपाल में होता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने आपने क्या किया? मैंने हर लम्हे इस बच्चे की दुआ करती, या अल्लाह मैं तो नहीं पहुंच सकती लेकिन मेरी दुआ तो पहुंच सकती है, मौला मैं नहीं पहुंच सकती लेकिन तेरा वसीला तो पहुंच सकता है ना। फरमाया ये कहना था, यकीन माने का देख माँ आज वो डॉक्टर तेरे घर पर है, उसी ने फ्लाइट को उतारा, उसी ने गाड़ी को रखवाया और आज वो बच्चा तेरे पास है। दुआ ये असर रखती है। सुभान अल्लाह जी, वाकई में जब इंसान दिल से दुआ मांगता है ना तो वो कबूल ज़रूर होती है। और कहते हैं ना दुआ, आप जो दुआएं करते हैं ना वो दुआएं जमा हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दुआ की वो रायगा चली गई, नहीं, आपकी दुआएं जमा हो रही होती हैं। और अल्लाह क्योंकि हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसे पता है कि मुझे अपने बंदे को कब नवाजना है। कई चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आ रही होती कि यार हमें इस वक्त नहीं मिला, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद हम ज़रूर कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था। तो अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल अता फरमाए। नसीम भाई, जैसे कि उस वक्त हम बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आपका इतना तजुर्बा, आपने इतनी सारी जगहों पे जाके लोगों के इंटरव्यूज़ किए। वहीं मुझे याद है आपसे एक दफ़ा डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो सैफ अली ख़ान की वालदा साहिबा हैं, जो करीना की बहू सास भी हैं, उनका इंटरव्यू भी आपने किया था, तो वो इंटरव्यू क्या था? 2005 में इंडिया के टूर पे थे, मोहाली में पहला टेस्ट मैच था। तो मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं चंद लोगों का अगर नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, उनमें आरिफ अली ख़ान अब्बासी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ़ एग्जेक्टिव, तो वो उस वक्त मोहाली में मौजूद थे। और वो नवाब मंसूर अली ख़ान पटोडी के फ़र्स्ट कज़न भी हैं, ख़ुद भी नवाब हैं और इनकी रिश्तेदारी थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब्बासी साहब एक इंटरव्यू दिलाए ना। कहने कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ भाई उस दिन सचिन तेंदुलकर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन कोई 150 चैनल था, सचिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 75 था, क्योंकि स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स वाले मौजूद थे और फिर जो शोबिज़ वाले थे वो सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, क्योंकि वो उस वक्त इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये मुश्किल काम है ये वो। खैर भाई साहब का ये स्टाइल था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि जाओ वो नीचे बैठी हैं, जाके इंटरव्यू कर लो। तो मैं गया तो सौरव गंगुली इस वक्त कप्तान थे, उनके बराबर में बैठी हुई थी, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम के बाहर। एक मैंने आपको शाहरुख खान का बताया, मुझे हम्बल लोग तो आपको पता है मोहब्बत ही अलहदा होती है, लेकिन एक वो बैठी हुई थी, वो वाकई नवाबजादी थी। अब मैं उनके साइड में खड़ा हूँ, मैंने कहा मैडम, मैडम तो मुझे देख ही नहीं रही हैं। मैडम सामने मैच देख रही हैं, गर्दन ऐसी थी। मैंने कहा मैडम कोई नो लिफ्ट। मैंने कहा मैडम मुझे अब्बासी साहब ने भेजा है। तो उन्होंने नाम सुनने के बाद भी मेरी तरफ ऐसे नहीं देखा था, उन्होंने ऐसे, जी आपने कहाँ पे इंटरव्यू करना है? अब मैं इधर राइट पे खड़ा हूँ। क्या? मैंने कहा मैडम ऊपर वहीं जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खुद ही और सामने देख के बात कर रही हैं। मैंने कहा जी मैडम वहीं करना है। कह ठीक है आप तैयारी करें, मैं आ रही हूँ। मैं गया वहाँ पे, हमारे कैमरामैन थे जाफ़र, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा जाफ़र वो तैयारी क्या करें यहाँ पे, हमारा कौन सा कोई सेट लगा हुआ है?
कहने के वो क्या, अब वो इधर बैठेंगी आप इधर बैठेंगे, एक ही माइक है हमारे पास, आपने ऐसे ही बात करनी है, एक कैमरा है। एक कैमरा है। तो मैं नीचे गया, मैं कहा जी मैडम तैयारी हो गई। अच्छा जब वो आई तो वाकई में जीना चढ़ती हुई जो आई थी तो वाकई नवाबजादी, एक वाकई उनका अंदाज़ था। तो उन्होंने जब सूरत हाल देखी तो एकदम देख के कहने लगी कि आप कहाँ पे इंटरव्यू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैडम हम तो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो आप यहाँ बैठेंगी मैं यहाँ बैठूँगा। कह रही नहीं मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं दूँगी। तो मैं कहा मैडम प्लीज़ देखें। अच्छा लेकिन वो आरिफ अली ख़ान अब्बासी साहब का चेहरा था कि जिसकी वजह से वो बैठ गई। उसके बाद उन्हें बहुत अजीब सा इरिटेट हो रही थी, कहने कि लेकिन मैं इंग्लिश में बात करूँगी। मैं कहा मैम हमारा चैनल उर्दू है, उर्दू में बात कर लें। नहीं मैं इंग्लिश में बात करूँगी। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया गया था मास कम्युनिकेशन में कि अगर कोई आपकी लैंग्वेज पे नहीं आ रहा हो तो आप उस ज़ुबान को टूटी फूटी बोलना शुरू कर दें। तो मैंने स्टार्ट लिया। मैं कहा मैडम वैन यू नो दैट मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और मैं कहा मैडम यू नो दैट। उन्होंने कहा जी आप जिस फिल्म की बात कर रही हो खुद ही उर्दू में आ गई। उन्होंने कहा ये उन्होंने कहा भाई ये तो सुबह हो जाएगी अभी यहाँ पे। बस उसके ये तरीक़ेकार था। फिर वो आ गई। फिर लेकिन मैंने देखा, मैं शाहरुख़ ख़ान, मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला। मैं मेरे कैरियर में नदीम उमर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह बड़े भाई हैं, इतने हम्बल। मैं एक दफ़ा उमर गुल का मैं इंटरव्यू कर रहा था। उमर गुल यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी खेले और वो शाहरुख़ ख़ान के लिए भी वहाँ पे खेलें, कोलकाता नाइट राइडर के लिए। तो मैंने वैसे कहा, मैंने कहा इन दो शख्सियत में क्या चीज़ है। कह लें दोनों की एक चीज़ है जो मैंने दुनिया में नहीं देखी, दोनों इंतहाई हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं और इंसान हैं जो हम जिस तरह देखना चाहते हैं। तो वो मेरे कैरियर में मैं सबसे पहले तो अपने वालिद साहब को कहता हूँ, मेरे रोल मॉडल। दादा ने मुझे पाला, वो ताया चचा सब थे। लेकिन उसमें मेरे अब्बू मेरे वाकई रोल मॉडल, बहुत सिखाया है उन्होंने। मैं उस दौर के वो माशाल्लाह PCS ऑफिसर थे। फिर मेरे कैरियर में मैं जैसे कहा कि जब मैं अखबार में था तो अतर हाशमी साहब मरहूम, मैं उनको बहुत सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म में रोक लिया। और मैं उस वक्त डेस्क पे बैठा था तो उन्होंने मुझे बर्दाश्त भी किया और बहुत सपोर्ट किया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अज़हर अब्बास साहब, अगर मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अज़हर अब्बास साहब को मैं ऐसे सलाम करता हूँ उठते बैठते हुए कि उन्होंने जो हमने जितने टूर्स किए, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, हमें कैमरा तो फेस करना कुछ आता ही नहीं था, तो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो मैं जिस जगह कोई होता हूँ भी उनको जिसे दुआ कह देता हूँ। रहा, ये बात गलत नहीं होगी कि कोई भी अगर हम एक बड़ा जर्नलिस्ट देखते हैं, कामयाब आदमी देखते हैं, तो उनके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। जैसे नसीम भाई उन लोगों का उनके बारे में इस वक्त बता भी रहे हैं, और ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि उनका नाम जो है वो लिया जा रहा होता है। तो ये एक उनके लिए भी अचीवमेंट होती है कि ज़ाहिर है आज आप जिस मुकाम पे हैं तो आप उनको भी समझते हैं कि उनका भी एक अहम किरदार है, बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा किरदार है। और ऐसे ही लोगों की वजह से हम कहते हैं कि सिस्टम अच्छा चल रहा होता है। वहीं एमन की जानिब आते हैं। एमन, अगर हम क्रिकेट में देखते हैं तो बहुत सारी, क्योंकि अभी हमने ट्रांसमिशन में इतनी बातें की हैं, बहुत सारी ज़ातियाँ हो रही होती हैं। आप क्या समझते हैं कि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसको कितना हर्ट होता है कि जब उसके टैलेंट को दबाया जाता है, उसके टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता, कितना वो अंदर से डिस्ट्रॉय होता है? देखिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सिस्टम में आप आगे आना चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग आपको आने ना दें, तो ऑब्वियसली आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए 2016 से लेके 2023 तक, और उसके बाद अभी मैं टीम में नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंजरी का इशू है। लेकिन 2018 में मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसके बाद से मुझे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। 2019, 2020 मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा प्लेयर होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं अपनी विल से खेलती रही। तो बाकी जो भी प्लेयर्स हैं, अगर आपका ये पैशन है, आपको कोई चीज़ रोक रही है तो आप अपना पैशन कंटिन्यू करें, उसके लिए आप फाइट करते रहें, वो आपको मिलना होगा, आपके नसीब में होगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर करेंगे, जैसे मैंने की। मेरा एम था मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और वो मैं करती रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे हम देखते हैं आज भी यही हाल है। आज भी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में कई ऐसे प्लेयर खेले कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, जैसे ईमन, एक बात हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मर्दों की क्रिकेट है, मेल क्रिकेट है, उसमें बड़ी फेवरेटिज्म है, तो क्या वुमेंस क्रिकेट में भी फेवरेटिज्म चलता है? लेकिन थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म हर जगह चलता है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप
अच्छे हैं, आप में टैलेंट है, आप स्किलफुल हैं, तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन मेरे साथ जो क्रिकेटर्स खेलते थे, जिनमें मैं एग्जांपल दूंगी साइम अयूब की, इसको मैं बहुत छोटे होते से देख रही हूँ। इस तरह के प्लेयर्स को मैंने हमेशा सिस्टम का पार्ट बनते देखा। इससे पहले हसान खान थे, फिर हमारी वुमेन क्रिकेट में भी जिनके पास टैलेंट था वो कभी ऊपर जाने से नहीं रुके। जो थोड़े से एवरेज प्लेयर होते हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके पास मेरिट है आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, बस अगर आप थोड़े से एवरेज हैं तो आप स्ट्रगल करते हैं इस फील्ड में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि जी अगर किसी के पास टैलेंट है और उसको रोका जाता है ना, तो ये भी एक बड़ा गुनाह होता है। नसीम भाई, अभी हम ट्रांसमिशन में डिस्कस कर रहे थे, वो जो भंगश लड़का है उसकी भी अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई है। भाई अभी पैट्रन्स ट्रॉफ़ी के वो बेहतरीन विकेट कीपर बने, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो इन परफॉर्मर्स को आप लेकर आए आगे। मुश्ताक कलोड़ो ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लीडिंग विकेट टेकर थे मेरे ख्याल है अभी यहाँ पे। 77 विकेट्स हैं उनकी, वो कहीं नज़र ही नहीं आते, उनका कोई नाम ही नहीं लेता। अब मोहम्मद अली भी आ जाते हैं, तो बाकी सारे आ जाते हैं, खुरम शहजाद वगैरह। लेकिन शाहनवाज धानी एक टैलेंट आया था, उस वक्त वो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, उसके बाद वो कहाँ चले गए। सऊद शकील तो बाहर हो गए अभी 60-66 रन बनाने के बाद, लेकिन 6 रन बनाने वाले तैयब ताहिर टीम में मौजूद हैं। देखिए, जब हम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते, जब हम मेरिट पे फ़ैसले नहीं करते, जब हम अपनी पसंद नापसंद को सामने रख के चलने की कोशिश करते हैं, तो शिबे पे उसके बाद रिज़ल्ट ऐसे ही आते हैं कि आज इंडिया ने मेरिट पे फैसले किए, वो चैम्पियन बन के चले गए। हमारे तो कहा गया कि भाई आपकी टीम के बारे में इतने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आप इसको चेंज कर लें। 2 मरतबा तो ख़ुद मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही, लेकिन मेरे ख्याल है इस वक्त के जो सिलेक्टर्स हैं, वो हेड कोच भी आकिब जावेद साहब, मेरे ख्याल है उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ ये क्या एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट को ही जो है वो भी मर्दों की क्रिकेट को जो है सिर्फ इम्पोर्टेंस दी जाती है। बाकी अगर हम और स्पोर्ट्स देखते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, और भी जो दूसरे गेम्स होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि नेशनल चैम्पियन होती हैं लड़कियां, और भी जो होते हैं लड़के भी होते हैं नेशनल चैंपियंस होते हैं, लेकिन उनको कोई जानता भी नहीं है, वो बेचारे स्पॉन्सर्स के लिए रो रहे होते हैं। तो ये गलत नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी इन स्पोर्ट्स को भी आगे प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और ये काम ही गवर्नमेंट का है। देखिए ना, हम हॉकी नेशनल गेम है हमारा, हम 4 मरतबा के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, 3 मरतबा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एशियन गेम्स हमने कितनी दफ़ा जीते, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कितनी दफ़ा जीती, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी का डिक्लाइन देख रहे हैं। स्क्वॉश, ग्रेट रोशन खान, उनके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त भी और थे, फिर जहांगीर खान और जानशेर खान ने तो कमाल कर दिया, कमर जमान खान। जहांगीर भाई, अगर मैं कहूँ ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, गो के अभी अरशद नदीम मेडल जीत कर आए, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जहांगीर खान से बड़ा एथलीट दुनिया ने बहुत कम पैदा किए होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी और बात है। जितने एजाज़ उन्होंने पाकिस्तान को दिलवाए, हम जबकि छोटे थे उस वक्त, और हमारे यहाँ तो नहीं होता था ये गेम, ज़ाहिर है हम लोग नॉर्मली नहीं खेला करते थे, हम लोग क्रिकेट पे ही होते थे, तो तब से हम उनके बारे में सुनते आ रहे हैं और हमें पता था कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, जबकि ज़ाहिर है उस गेम से हमें इतनी आशनाही नहीं थी, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि पाकिस्तान का फ़ख्र है। और सर, आपको यहाँ पे सलाम है। तो इन्होंने अचार गोश्त बनाया था, नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त लगाया था। मोहसिन भाई अभी खाने में मसरूफ़ है। मोहसिन भाई अगर बता सकते हैं तो बता दें जी, कैसा लगा आपको? देखने में अभी तक खा रहा हूँ, वाक़तन बहुत टेस्टी है और बेहतरीन बना है, बेहतरीन बना है। नसीम भाई, ज़ैनब, मैंने इससे अच्छा अचारी गोश्त नहीं खाया, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा लाइव हूँ। जा रहा है घर पे। नहीं तो बेगम ने कभी बनाया ही नहीं, तो मैं इसीलिए सेफ खेल रहा हूँ। आप बात को समझें। ओके, लेकिन ज़ैनब, वाकई में वाकई आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, और जो भूख लग रही थी सहरी पे, मज़ा दोबारा कर दिया आपने, शानदार। बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, और बहुत बेस्ट पार्ट ये था कि बिल्कुल भी हैवी नहीं था। उससे अच्छा ये था कि अमन को वापस बुला लिया था। तो ईमन, आपको बिल्कुल अच्छा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस था, मज़ा आ गया से। ज़ैनब, आपकी तो बड़ी तारीफें हो रही हैं। आपका तो जूस भी, अभी ये जो आपने जूस बनाया बड़ा ज़बरदस्त अच्छा है। लगा आपको? हाँ, इसके लिए लेकिन स्पून होना चाहिए। स्टर करने के लिए इसको। स्पून इसमें नहीं है अभी, हम स्पून जब ब्रेक हो जाएगा तो स्पून के साथ और हम जो है इसको मज़े ले लेके खाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त आप खाना बना रही हैं Thank you so जी, much। और बहुत आपके नंबर्स भी बढ़े जा रहे हैं। सही जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं इसकी। बिल्कुल जी, और इस वक्त हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा जो है हम इसके टॉपिक से हट के भी ज़रा बात करेंगे। नसीम भाई, माशाल्लाह आपसे तो एक बहुत पुरानी बातचीत है, अभी आपकी साहबजादी की भी शादी है ईद के बाद। तूबा मेरी जान, हाँ, तो माशाल्लाह उनकी भी शादी है अब जी, अब ईद के फ़ौरन बाद तूबा साहिबा की शादी है। हमारे दामाद साहब ताहा, वो दुबई में होते हैं, उनकी वालदा माशाल्लाह
क्या उन्होंने कमाल तरबियत की है और ख़ुद एजुकेशनिस्ट हैं। अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान में भी लीडिंग जो हमारे स्कूल्स हैं उनके टॉप पोजीशन पे उन्होंने काम किया। इस वक्त दुबई में भी बड़ी टॉप पोजीशन पे काम कर रही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कि और सबकी बेटियों के लिए दुआ है यहाँ पे बैठ के अल्लाह ताला, जहाँ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, वहाँ सबकी बच्चियों के लिए ढेर सारी दुआएं यहाँ बैठ के। बेशक, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा सवाल कर लिया था कि कौन सा बच्चा ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने कहा इस दफ़ा ये ना करो, इस दफ़ा घुमा दो। लेकिन नसीम भाई कहते हैं जब बेटियों की शादी होती है ना, घर बड़ा सूना सूना हो जाता है। तो आपके माशाल्लाह उसके बाद 2 बेटे और हैं? जी, दो मेरा बेटे। एक बेटा तूबा से बड़े, हाँ। वो इस वक्त माशाल्लाह उनका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है मैरी टाइम एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। छोटा बेटा मेरा IBA में पढ़ रहा है और वो 2nd ईयर में। वो सबसे छोटे हसन यूसुफ हमारे सबसे बड़े साहबजादे हैं। बस फिर हम इंशाल्लाह तूबा की शादी के बाद यूसुफ के लिए लड़की देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये भी काम करेंगे यहाँ पे। तो पैगाम चला गया होगा तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं यूसुफ के हाथ में नहीं छोड़ूंगा, वो बहुत ही सीधे हैं। अच्छा। इतने माशाल्लाह जो है ना, वो अपने अंदर तो बहुत चैंपियन बनते हैं। वो अंडर 19 भी खेल चुके हैं। अच्छा तेज बॉलर था। साइम अयूब और ये दोनों और एमन, ये 3 बड़ा एक कॉम्बिनेशन था। क्योंकि एमन भी PI एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी, तो एमन का फ़ोन आता था, यूसुफ पहुँचो, एमन बाजी ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, साइम अयूब, उस वक्त ये दोनों छोटे छोटे थे। एमन अभी यंग थी उस वक्त जब इनका एमन अभी भी यंग है नसीम भाई। आप पहले मेरी कुकिंग के पीछे पड़ गए। एमन अभी भी हमारी यंग है। और मैं एक बात बताऊं कि एमन बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। मैंने इनको 6 वैसे एमन से पहले आप बोले थे ये वाली बात। एमन की बॉल पे मैंने 6 मारा था एक दफा। पूछें इनसे आप। हाँ, बिल्कुल मारा था। मैंने बात इनको एक बॉल कराई थी और इन्होंने 150 की स्पीड से बॉलिंग मारा करती था। है। 150 की स्पीड से बॉलिंग करती हैं ये। लेकिन बहुत अच्छी हमारी एमन के साथ एक जो हमने ट्रांसमिशन की, बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा। एमन आप बताएं, आप अपने घर में ज़्यादा किसके ज़्यादा करीब है, ज़्यादा अटैचमेंट किससे है आपकी? मेरी जो ट्विन सिस्टर सलवा, उसकी वैसे शादी हो गई है, वो लाहौर चली गई है। उससे मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी क्योंकि हम लोग हमेशा साथ ही होते थे। स्कूल में भी साथ थे, फिर कोचिंग सेंटर भी साथ जाते थे। फिर ट्विन थी तो हमारा रूम भी सेम था, तो उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। और उसकी शादी के बाद मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। अच्छा, वो गालिबन डॉक्टर हैं, एक दफ़ा आई भी थी, मुलाकात हुई भी थी उनसे? बिल्कुल, वो डेंटिस्ट हैं, लेकिन डेंटिस्ट्री में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके साथ जो कुछ भी उसका इंटरेस्ट है, पहले उसने टीचिंग की थी, फिर उन्होंने अभी अपना एक स्कूल स्टार्ट किया है, प्राइवेट स्कूल, उसको संभाल रही हैं। शी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। आई मीन बिल्कुल जी, आपको बड़ा मिस करती हैं और अक्सर आपका जिक्र भी होता है। और अगर बड़ी आप बहन नाराज़ हो जाएगी, उससे भी अच्छी दोस्ती थी। कौन सी वैसे बड़ी बहन? एक और बड़ी बहन भी है, वो USA में होती है। वो USA लेकिन में? उनकी जल्दी शादी हो गई थी 2011 में, तो उस वक्त से वो USA में ही है। ठीक है जी, आपको भी बड़ा मिस करती हैं। और कोई रह गया है तो बता भाई भी है, वो भी कनाडा में होता है। भाई भी। अच्छा, ये सारे क्या इधर ही उधर रहते हैं? कोई यहाँ नहीं रहता नहीं, कराची में? अकेली बस माँ बाप। कराची में अभी आप ही रह गई हैं। बिल्कुल। तो आप कब कर रही हैं शादी? वैसे ये एक बड़ा अहम सवाल है, आप कब कर रही हैं शादी? अभी वैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा नहीं। कभी मैं एक बात जरूर कहूँगा। एक तो आप सब लोग रुक गए तो मुझे बड़ा नहीं, आप खाते रहे। अहमन की जो इंजरी हुई है, ये मैं रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब, माशाल्लाह आप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं। आपने साइम अयूब को तैयारी के लिए भेजे, अहमन को नी इंजरी है, तो काइंडली ज़रा अहमन की इस जानिब भी देखना चाहिए। हमारे वुमेंस क्रिकेटर्स को भी उतनी ही बिल्कुल। हमें और support एमन नो करना डाउट, चाहिए। एमन के बारे में मैं बताऊंगा, नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। लेकिन बात हो रही थी उस वक्त शादी की, तो अभी आपने इस बारे में सोचा मैंने नहीं? जवाब दे दिया नहीं जी। सोचा नहीं आपने अभी नहीं, इस बारे मैंने में? वैसे कुछ है दिमाग में आइडियल कैसा लड़का होना चाहिए? कुछ तो बंदा रखता है दिमाग में। खाना बनाना आना चाहिए। अब हम मेल शेफ ढूंढेंगे नेक्स्ट टाइम अपनी ट्रांसमिशन में, और जो मेल शेफ होंगे उनसे फिर हम कुछ इनको दिखाएंगे। खाना जो है सबसे मेन अहम इशू जो है वो आ चुका है। अच्छा नसीम भाई, क्या वजह थी? वो आपका माइक कैमरा छीन लिया था मैंने सुना है, अजरुद्दीन ने। क्या किया था आपने ऐसा? अरे वो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था। संगीता बिजलानी और वो दोनों, हमने, हमारी जो ससुराल है वो हैदराबाद दक्कन में, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो लोग। तो उन्होंने जो है वो फ़ोन किया, अज़हर भी हैदराबाद दक्कन में थे, मैं सानिया मिर्ज़ा का भी वहीं इंटरव्यू किया था, वो भी हैदराबाद दक्कन किया। बंजारा हिल में इनका जिम है। तो इंटरव्यू, अच्छी शरारतें हमें सूझती थी शुरू से ही, तो जाके बैठे वहाँ पे, इंटरव्यू शुरू हुआ जी। अज़हर भाई कैसे बोलते हैं वो ना, उनका अंदाज़ है, तो मैं कहा जी क्या नहीं, मैंने कहा अज़हर भाई क्या, मैच फिक्सिंग पे मैं उन पे बैन लगा हुआ था उस वक्त ना, लाइव बैन था, जैसे सलीम मलिक पे भी लाइव बैन लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग पे मैं बात नहीं, मैंने कहा भाई अगर मैच फिक्सिंग पे बात नहीं करेंगे तो इंटरव्यू कहाँ से कंप्लीट होगा? क्या अच्छा हल्का हाथ रख के बोला। मैं ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा जी अज़हरुद्दीन आए बैक टू बैक 300 टेस्ट क्रिकेट में, ये बस अल्लाह का ये हो गया। फिर मैंने कहा जी बिजलानी जी आपने ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग की और फ़लाँ फ़िल्म में उन्होंने कहा जी बस ये शर्माते हुए बात करते रहे। खैर मैंने जब उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया
फिर मैंने कहा, उन्होंने क्या कहने के बस मैंने कहा जब अल्लाह ने, आप इतना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो फिर आपने मैच फिक्सिंग क्यों की? मैं कोई मैच फिक्सिंग नहीं किया, मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जो है वो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा वैसे ही मैच फिक्सिंग होती कैसे है? जब मैंने की नहीं है तो मुझे क्या पता। मैंने कहा करते कैसे हैं ये तो बताएं ना थोड़ा सा मुझे। वो ये लोग पागल हैं कि आपको बैन किया, सलीम मलिक को बैन किया और किसी को भी बैन नहीं किया। मैंने कहा कुछ तो बताएं इस पर। अब मैं थोड़ा सा उन्हें कह, देखिए जी जब मैंने किया नहीं, मैं केस भी जीत जाऊँगा और ये होगा वो होगा। मैंने कहा लेकिन बताएं तो सही ना, ये मैच फिक्सिंग होती कैसे? कुछ लोगों को पता तो चले, पाकिस्तान में भी लोगों को पता चले। टिप्स तो दें। अच्छा, अब उनके थोड़ा सा आउट होना शुरू हुए वो, यार जी मैं आपको कह रहा हूँ मैंने नहीं किया, तो मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की है वो। अच्छा, पता नहीं मेरे किसी ने कहा था और मेरे मुंह से वो जुमला निकल गया। मैंने कहा लोग तो ये कहते हैं कि जो है वो ये संगीता बिजलानी या जो भाभी बैठी हुई है हमारी, ये भी आपका साथ दिया करती थी इस मैच फिक्सिंग में। उन्होंने यूँ करके मुझे देखा, मैं उठाओ, अब मैं यहाँ पे सहरी की ट्रांसमिशन में बोल नहीं सकता उन्होंने क्या कुछ बोला। अच्छा, वो जिम था, सारे आ गए वो उनके जो थे, हाँ वो थे तगड़े। सारे आ गए। बाहर फेंको इनको, जाना दे आके। अरे मैंने कहा भाई हम खुद चले आते हैं, हमारा नहीं है कोई कैमरा वैमरा। रख लिया उन्होंने कैमरा। भाई हम नीचे खड़े हुए जिम में गए और तो देख लिफ्ट रहे हैं से लड़े थे। तो लड़े कौन? गए तो लिफ्ट से थे वो, तो अच्छा हुआ कि ऊपर से फेंके नहीं गए। अब नीचे आ गए, हमने कहा हमारा कैमरा अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा टूर करना है हमने। उसके बाद वनडे सीरीज़ का आगाज़ होना था, वहाँ से हमें कोची ट्रैवल करना था। तो फिर मैंने ससुराल में फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार वो ऐसा तो नहीं है, वो तो हमारे बहुत ही मुरीद हैं, आपने कुछ ऐसा वैसा सवाल किया होगा तो जाहिर सी बात है चिढ़ वहाँ गए तक वो। बात चली गई। फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो फिर वो इतना रिगार्ड करते थे, आप सोचें कि उन्होंने हमें जिस तरीके से नीचे उतारा था, उसके बाद वापस बुलवाया। फिर बैठ गए वो इंटरव्यू पे, ना कहेंगे यार अब वो ऐसे वैसे सवाल नहीं करना। मैं कहा हम पागल है, क्या अब करेंगे? हमने बिल्कुल अच्छा, पागल नहीं। ये वाकयात जो होते हैं ना बड़े मज़े के होते हैं। चाहिए हम ऑफ रिकॉर्ड भी कभी ब्रेक होता था तो हम सुनते थे, नसीम भाई से बड़ा मज़ा आता है। और नसीम भाई का ज़ाहिर एक बड़ा एक्सपीरियंस है, उसमें बड़ी इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं क्योंकि कुछ ऐसे ज़ाहिर प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, लेजेंड्स होते हैं अपने अपने मुल्कों में, लेकिन नसीम भाई सबसे मिल भी चुके हैं और सबको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और कुछ इनके बड़े बेस्ट फ्रेंड भी हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है दुआ की फजीलत के हवाले से। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन दुआ नहीं मांगते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या नमाज कबूल हो जाती है? अच्छा, नमाज तो कबूल हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला को वो इबादत जो है उसका बदर्ज ऊला जो है रब ताला को पसंद है, जिस इबादत को आप दुआ के साथ शामिल किया जाए। यहाँ तक कि रवायत में मिलता है कि अल्लाह ताला अगर बंदे रब से दुआ करना मांगना छोड़ दें तो अल्लाह के यानी कि ये रिवायत मिलती है कि अल्लाह के भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस कौम को ख़त्म कर दे और फिर एक और दूसरी कौम आए जो अगर रब के सामने गिड़गिड़ाए मांगे और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है कि बंदा मुझसे मांगे, मुझसे, यहाँ तक कि अगर एक सुई भी आपकी खो जाए तो आपसे रब से मांगे तो रब आपको अता फरमाता है। अच्छा, एक जहाँ पे दुआ है वहीं बद्दुआ भी है। आप बद्दुआ कितनी असर करती है और किन लोगों की बद्दुआ से जो है वो बचना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले आह जो है ना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। लेकिन वैसे तो कई लोग बद्दुआएँ देते हैं और ख़ास तौर पे आप ये खुनसा जिसे आप नाज़ुबिल्लाह एक लफ्ज़ कहते हैं, हिजड़े कहते हैं, तो लोग कहते हैं भाई इनकी बद्दुआएँ से बचा जाए, ये तो फ़ौरन बद्दुआएँ दे देते हैं और इनकी दुआ। लेकिन याद रखिएगा हदीस में जो मिलता है वो ये है कि दो अशख़ास की बद्दुआ से बचा जाए। पहला ये मज़लूम, यतीम, ये वो हैं अगर किसी मज़लूम की आह लग जाए, यानी मज़लूम किसी ज़ालिम ने उन पर जुल्म किया और वो इसके अहल नहीं थे कि उससे बदला ले सकें, तो वो अगर आह दे दें तो फिर ज़ालिम का अल्लाह रहम फरमाए जो उसका हाल होता है अल्लाह जानता है। इसके साथ यतीम के साथ कोई ज़्यादती करता है, उनका नाहक पैसा खाता है या उनके ऊपर वज़न करता है, उनके लिए भी ये हुक्म में फरमाया गया। तीसरा शख्स है वो है बाप, जिनके बारे में फरमाया गया अगर बाप के दिल से औलाद के लिए बद्दुआ निकल आए या आह निकल आए तो अल्लाह उसको भी देर नहीं फरमाता और वो फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे आपने बात की ख्वाजा सरों की, चले वो तो एक अलग उस पर चली गई। कुछ लोग वैसे भी उनके साथ कोई कुछ कर दे, चाहे उसने सामने वाले की इंटेंशन ये है या नहीं है या खुद गलती पर है, बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, कोसने देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की बद्दुआ भी लगती है जो बहुत से लोग भी डर जाते हैं, यार बद्दुआएं दे रहा था लेकिन था तो वो गलत। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि फितरतन वो बद्दुआएं देते हैं
याद रखिएगा, बद्दुआ का जो ताल्लुक है, अल्लाह ताला किसी की भी आह को ऐसे कबूल नहीं फरमाता जब तक कि पीछे कोई सिनेरियो ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसी वजह से दुआ के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, बद्दुआ के हवाले से भी मैंने कहा ज़रूर पूछ लूँ। और जैसे कि मोहसिन भाई ने बताया कि किन किन लोगों की बद्दुआओं से बचना चाहिए, और वो लोग जो बिला वजह बद्दुआ दे रहे होते हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राइट हैं तो राइट हैं। नसीम भाई, आज आपसे बड़ी बातें हुई, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी इंस्पिरेशन है जिसको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं आज की मुनासबत के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला मेरे वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे रोल मॉडल, और जिस अंदाज से दोस्तों की तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, और बहुत ही शफीक इंसान, अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। दैन मैंने जैसे बताया कि अतहर हाशमी साहब थे अखबार के दौर में, अजहर अब्बास साहब थे, नदीम उमर भाई ने एक अच्छा इंसान बनने में, हम्बल इंसान बनने में एक बड़ी मदद की। दैन मैं दो लोगों को ज़रूर कहूँगा कि एक मुज़फ़्फ़र एजाज साहब के, जिनकी वजह से मैं, जिन्होंने नासिर बेग चुग़ताई साहब को कहा और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, तो इन दोनों अशख़ास का मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी फ़ैमिली का ख़ास तौर पे। ठीक है, एमन कोई मैसेज देना चाहती हैं? आप बड़ी अफसरदा बैठी हुई, पहले तो पता नींद आ रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरा मैसेज यही होगा कि जिस तरह से लोग रमज़ान में पेशेंट रहते हैं, हर चीज़ सब्र और तहम्मुल के साथ करते हैं, तो जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो हम वापस से वही सारे काम करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जितना सब्र और तहम्मुल हम रमज़ान में शो करते हैं, हमें पूरा साल इसी तरह रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी नशिस्त आए, आपके साथ वैसे भी अच्छा टाइम गुजरता है, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ख़ास तौर पे आपकी साहबजादी के लिए, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और एमन, आपके लिए कि इंशाल्लाह आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और आप इसी तरह अपने करियर में अच्छा काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच शेरी भाई, आपने हमें मदऊ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज न्यूज़ अब वाकई में घर की तरह महसूस होता है कि 2 साल से तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ऐसे ही है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं पूरी मैनेजमेंट के लिए। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।